कविता छोटा मेरा खेत, कवि उमाशंकर जोशी जी। जैसा कि पिछले भाग में हमने इस कविता से संबंधित कवि का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और इस कविता से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी भी ले चुके हैं। और इस कविता का जो मुख्य विषय है वो ये बताता है कि इसमें कवि ने एक साथ कृषि कर्म और कवि कर्म के विषय में बताना चाहा है। यहाँ पर अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कृषि कर्म और कवि कर्म क्या है। कृषि कर्म जहाँ पर किसान जो है वो खेत खलिहानों में जो काम करता है उसकी जो प्रक्रिया है वो बताना, और कवि जो एक कविता को रचने के लिए जिन प्रक्रियाओं से गुजरता है उसको बतलाना। तो यहाँ पर ये कविता जो कि एक रूपक कविता है, और उस रूपक कविता का मतलब ये है कि आपको जिस मुख्य विषय के बारे में बात करनी है उसको सीधे सीधे न बतलाकर एक उदाहरण के माध्यम से उस विषय को लेते हुए लिखित रूप में दिखाते हुए कविता मिलेगी, और जो उसमें निहित मुख्य विषय है उसको हमें समझना होगा। जैसा कि इस कविता में हमें खेत से संबंधित प्रक्रिया को देखने को मिलेगी, लेकिन जो कवि कर्म है जो कि छुपे हुए अर्थ में हमें देखने को मिलेगा वो हमें साथ साथ लेते हुए और समझते हुए चलना है। तो कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कवि यहाँ पर किस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना। जिस तरीके से एक खेत होता है चार कोनों वाला, और वैसे ही आप देखेंगे कि एक कागज का पन्ना भी होता है, एक पन्ना चार कोनों वाला, और दोनों ही सपाट होते हैं जब तक एक कवि उस पर कुछ लिख ना दे, और एक कृषि जब तक उस जमीन पर कुछ बो ना दे तो उस पे हमें कुछ और नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ एक सपाट चार कोनों वाला एक खेत दिखता है और एक पन्ना दिखता है। तो कवि कहते हैं छोटा मेरा खेत चौकोना, चौकोना यानी चार कोनों वाला, कागज का एक पन्ना, कागज के एक पन्ने जैसा। कोई अंधड़ कहीं से आया। अब अंधड़ यानी आंधी तूफान। अब जब प्रकृति द्वारा आंधी तूफान देखने को मिलता है तो हम देखते हैं कि आंधी तूफान में धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर और फिर उसके साथ कई तिनके छोटे मोटे और सब उड़ते हुए चले आते हैं। वैसे ही उस अंधड़ के साथ कभी कोई बीज भी उड़ाता है और वो वहां जमीन में खेत में दब जाता है। उसी तरीके से एक कवि के मन मस्तिष्क में भी भावनाओं की और विचारों की आंधी आती है, और उस आंधी में एक बीज जो है वो उसके मन में रह जाता है, जो बाद में जाके पनपता है, एक विस्तृत विचार और विषय बन जाता है, और बाद में वो भी फसल की तरह एक कविता बन के लहलहाती है। कविता को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कैसे। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। कल्पना के रसायनों को, कल्पना यानी कल्पना रूपी जो रसायन है उनको पीकर बीज गल गया निशेष। रसायन तो रसायन होते हैं और वो कल्पना रूपी तो नहीं होते। ये कविता लिखने का एक तरीका है जहां पर बताया गया है कल्पना के रसायनों को पी। अब जो विचार है वो कल्पना में डूबती है तो एक बड़ा विचार बनती है और बाद में वो कविता का रूप ले लेती है। वैसे ही एक बीज जो है उसे रसायन मिलते हैं, खाद मिलते हैं, जिससे वो गल कर बीज अंकुरित होता है। तो कल्पना के रसायनों को पीकर बीज गल गया निशेष, उसका कुछ भी शेष नहीं रह गया। वो बीज जो है रसायन पाकर गल जाता है और विचार कल्पना पाकर गल जाता है और विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं कविता में। शब्द के अंकुर फूटे। अब क्या होता है कि रसायन पाकर बीज जो है गल जाता है और फिर क्या होता है वो अंकुरित हो उठता है, उसमें एक पौधा पनप जाता है। वैसे ही कल्पना को पाकर एक विचार जो है वो भी शब्द का रूप लेकर अंकुरित होता है, अंकुरित हो जाता है और फूट पड़ता है। जब वो विचार एक बेहतरीन तरीके से एक विषय बनकर मन मस्तिष्क में छा जाता है तो कवि क्या करता है उसको पन्नों पर उतार देता है। वैसे ही जैसे कि खेत में बीज बो जाता है तो रसायन पाकर अंकुरित हो उठता है, फिर वो खेत खलिहानों में फलता है, फूलता है और फसल एक बड़ी अच्छी खासी फसल बनकर तैयार होता है और उससे आगे की प्रक्रिया चलती जाती है। तो इस तरीके से शब्द के अंकुर फूटे, विचार ने शब्द का रूप लिया और बीज अंकुर होकर। अब आगे क्या होता है, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव आगे क्या होता है, वो बीज जब अंकुरित हो गया बड़ा हो गया तो अब उसमें पल्लव पत्तियां आती हैं,
फिर उसके बाद और बड़ा होता है तो उसमें पुष्प लगते हैं यानी फूल लगते हैं। उससे क्या होता है कि वो नमित हो जाता है, झुक जाता है यानी लद जाता है। और इसी तरीके से एक विचार कवि कर्म से होता हुआ शब्द के रूप में फूटता है, अंकुरित होता है, वो कविता का रूप लेकर क्या होता है, लद जाता है, और फिर वो एक बेहतरीन रचना बनकर सामने आ जाता है विशेष रूप लेकर। तो पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, और वो एक विशेष रूप धारण करता हुआ पत्तियों और फूलों से लद जाता है। वैसे ही एक विचार जो है वो शब्द के रूप में फूटता है, और बाद में कवि उसको बेहतरीन शब्दों से सजा सजा कर उन्हीं तरीके से, जिस तरीके से एक बीज पनपता है, बड़ा होता है तो पत्तियों और फूलों से सज जाता है, वैसे ही एक विचार जो है शब्द का रूप लेकर वो कई तरीके के सुंदर सुंदर शब्दों से सजकर एक बेहतरीन और उच्चतम कोटि का विचार लेकर हमारे सामने पेश होता है। आगे क्या होता है, फिर उसमें झूमने लगते हैं फल, रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती हैं। फिर क्या होता है, वो और उसमें आगे बढ़ता है तो उसमें फल लगते हैं, और वो फल कैसा होता है, अलौकिक रस देने वाला, अलौकिक जो इस संसार का ना हो, जिसमें कोई छल कपट ना हो, अलौकिक हो, जो इस संसार से इतर एक बेहतरीन रसास्वादन करने वाला पदार्थ बन जाता है। उससे जैसे लगता है अमृत की धारा फूट पड़ रही हो। तो वैसे ही कविता जो है उसमें भी फल लगते हैं, वो पाठकों तक पहुंचती है, और पाठक उसे पढ़कर ऐसे विचारों का आनंद लेते हैं जो आज तक उसे समझ में नहीं आए, और वो कविता का रसास्वादन करते हुए उन विचारों को समझता है और वो उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। आगे क्या होता है, रोपाई क्षण भर की होती है, कटाई अनंतता की होती है, और लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती है। रोपाई क्या होती है, बीज बोने में कितना समय लगता है, क्षण भर, और उसके बाद जो वो फलता फूलता है और खेत खलियान हरे भरे वो हो जाते हैं, उनमें अनाज आ जाता है, तो उसकी कटाई करने में एक लंबी प्रक्रिया लग जाती है। वैसे ही जब एक कविता रच उठती है तो वो सालों तक, सदियों तक, वर्षों तक पढ़ी जाती है, उसका रसास्वादन किया जाता है, और उसके बाद लोग उससे एक महान शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कि उस अनंत कटाई की तरह ही होता है, जैसे कि खेत खलियानों में होने वाली फसलों को काट कर उससे पाने वाले अनाज को जो मिलने में आनंद होता है, उसी तरीके का। तो आगे क्या बताते हैं, ये कटाई जो है अनंतता की है। वो फल जब आ जाते हैं, फसल काटी जाती है, तो अनंत तक की, यानी जो खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है, इतनी लंबी प्रक्रिया सी फिर लगने लगती है। वैसे ही कविता भी जो है वो अनंत तक जाने वाली लगती है, जो पता नहीं कितने सालों, वर्षों, सदियों तक वो अपना ज्ञान इसी तरीके से हर एक पाठक तक पहुंचाती रहेगी, और लोग उसका रसास्वादन करते रहेंगे। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। अब जिस जमीन पर वो फसल हुई है, क्या उस फसल के होने से, फिर बाद में काट लेने से, उस जमीन की, मिट्टी की गुणवत्ता क्या कम होती है, या फिर उस कविता का रस या फिर ज्ञान कम हो जाता है? जितनी पढ़ी जाती है वो उतनी ही जानी जाती है। तो इसी के लिए कवि कहते हैं कि लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकौना। और इस तरीके से चाहे वो कविता हो, चाहे वो अनाज हो, वो अपने रस का अक्षय पात्र लेकर सदा से, छोटा मेरा खेत जो चौकोना सा है, वो अक्षय पात्र बन जाता है। अक्षय पात्र क्या होता है, यानी वो चीज बन जाना जिसका क्षय होना, यानी उसका खत्म होना असंभव सा है या कभी नहीं हो सकता। और क्षय यानी जिसका क्षय नहीं हो सकता, ये वो पात्र बन जाता है। कौन बन जाता है? एक खेत जिसमें एक बीज पनपकर फसल बन जाता है, और फसल बनकर अनाज की पैदावार करता है, और उससे उस जमीन की गुणवत्ता भी कम नहीं होती है। वैसे ही उस पन्ने की गुणवत्ता जो कि जिस पर कविता रची जाती है, वो सदियों तक लोगों में जानी जाती है, पाठकों तक पहुंचती रहती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं खत्म होती है, और वो अक्षय पात्र बन जाता है। रस का अक्षय पात्र, जो ऐसा रस देता है जो लोगों में ज्ञान भी देता है, अनाज के रूप में लोगों का पेट भरता है, रस देता है, स्वाद देता है,
और कविता के रूप में वो ज्ञान देता है, आनंद देता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। तो इस तरीके से ये जो कविता है वो किस तरीके से कवि कर्म बनकर और कृषि कर्म बनकर जो उसका जो संयोग है, उसका जो मिलन है, उसको मिलाकर जो पेश किया है कवि ने यहाँ पर, वो अद्भुत है और बहुत ही निराला है, जिसको जोड़कर उन्होंने कवि कर्म और कृषि कर्म दोनों को बेहतरीन तरीके से समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। एक बार फिर से कविता को दोहरा लेते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, छोटा सा मेरा खेत है जो चौकोना है, कागज के एक पन्ने के समान। कोई आंधी और तूफान कहीं से आता है और क्षण भर में एक बीज वहां पर बोकर चला जाता है। कल्पना से ओतप्रोत होकर वो विचार और रसायनों से ओतप्रोत होकर वो बीज गल जाता है और उसका कोई भी कुछ विशेष नहीं रह जाता। और उसके उपरांत वो शब्द जो है अंकुर शब्द का रूप लेके अंकुर उसका फूटता है, यानी कि कविता वो जो विचार है वो शब्द के रूप में अंकुर होकर फूटता है और जो बीज है वो अंकुरित होकर फूटता है। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो पल्लव पुष्पों से नमित होता हुआ विशेष बन जाता है और शब्द और जो विचार है वो विशेष शब्दों को पाकर उन पल्लव पुष्पों की तरह ही विशेष रूप धारण कर लेता है। फिर उसमें झूमने लगते हैं फल और रस अलौकिक जो अमृत धाराएं सी फूटती हुई नजर आती हैं। और फिर उन फसलों से होने वाले फलों में जो रस मिलता है उससे अमृत धाराएं फूटती हैं, यानी वो अलौकिक रस देने वाली चीजें होती है जो इंसान नहीं बना सकता, वो इस संसार की नहीं हो सकती। वैसे ही वो कविता भी उस फल का आनंद देती है जो अलौकिक रस लिए हुए होती है और अमृत के धाराओं के समान बहती फूटती नजर आती है। और ये रोपाई होती तो क्षण भर की है और कटाई जो है इसकी अनंतता की होती है, और इसके लुटते रहने से जरा सी भी इसमें कमी नहीं आती है, चाहे वो कविता हो और चाहे वो अनाज हो। रस का अक्षय पात्र सदा सा बनकर ये रह जाता है। क्या? छोटा मेरा खेत चौकोना। अब चाहे वो कृषि का छोटा सा खेत हो और चाहे वो कवि का एक छोटा सा पन्ना हो, वो अक्षय पात्र की तरह हो जाता है, जहाँ एक छोटा सा बीज और जहाँ एक छोटा सा विचार जो है इतना बड़ा बन जाता है कि वो अक्षय पात्र सा लगने लगता है।